यार। हेलो गाइस। तो मैं आज आप लोग को पॉलिटिकल की बुक पढ़ाऊंगा भी और आपको समझाऊंगा भी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ये हमारी पॉलिटिकल है जो कि 9th क्लास की है। अब यही मैं आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा और सुनते रहना ध्यान से। पूरी वीडियो आपको समझ में आ जाएगी। तो पहला चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे पहले तो। तो सुनिए। संविधान तालमेल बढ़ाता है, भरोसा दिलाता है। पहला पॉइंट हमारा ये होगा। और दूसरा पॉइंट जो हमारा होगा वो निर्णय निर्माण की शक्ति की विशेषताएं होगा। और तीसरा पॉइंट सरकार की शक्तियों पर सीमाएं होगी। और चौथा पॉइंट समाज की आकांक्षा और लक्ष्य। ये हमारा चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट राष्ट्र की बुनियादी पहचान, पांचवा पॉइंट। और छठा पॉइंट संविधान की सत्ता। और ये सातवां पॉइंट है संविधान क्यों प्रचलन में लाने का तरीका। प्रचलन में लाने का तरीका क्या था। तो ये हम 7 टॉपिक करेंगे। तो आज मैं आपको बताता हूँ, पढ़ाऊंगा भी और कराऊंगा भी। कल्पना करें कि आप एक बड़े समूह के सदस्य हैं। यह भी कल्पना करें कि उस समूह की कुछ विशेषताएं, मसलन उस समूह के सदस्य एक दूसरे से अनेक तरह से भिन्न है। यानी ये कह रहा है कि वो जो समूह के लोग हैं वो एक दूसरे से भिन्न है, अलग अलग है। उनकी अलग अलग धार्मिक निष्ठाएं है। धार्मिक की बात कर रहा है गाइस। धार्मिक अलग अलग धर्म के लोग हैं, उनकी निष्ठाएं ये वो भी अलग अलग है। जब धार्मिक अलग अलग होगी तो निष्ठा तो अलग अलग होगी। और हम कई प्रकार होते तो उनकी अलग अलग पहचान होती है। उनमें कुछ हिंदू मिलेंगे, कुछ मुसलमान, कुछ सिख और कुछ तो धर्म को मानते ही नहीं है। वे और आधारों पर विभिन्न हैं। वे अलग अलग व्यवसाय करते हैं, उनकी भिन्न योग्यताएं हैं, अलग अलग शौक है। और सिनेमा से लेकर किताबों तक उनकी पसंद भी अलग अलग है। यानी यूं कह रहे हैं कि सिनेमा से लेकर, सिनेमा में क्या देखते हैं, मूवियाँ देखते हैं, फिल्म देखते हैं, यही देखने जाते हैं ना हम तो यानी वहाँ भी जाएंगे तो इनकी जो पसंद होगी वो अलग अलग होगी। जो मैंने पढ़ाया था आपको धार्मिक निष्ठा, उनकी वो धार्मिक निष्ठा है ना, क्योंकि क्योंकि धार्मिक निष्ठा अलग अलग है, इसलिए उनकी पसंद जो है वो भी अलग अलग होगी। और किताबें भी उनकी अलग अलग होगी। जो किताब उनको पसंद है वो किताब अलग होगी और हमारी किताब अलग होगी। उनमें कुछ धनी तो कुछ गरीब है, कुछ लोग बूढ़े तो कुछ जवान है। कल्पना करें कि ऐसे समूह के सदस्यों में विभिन्न पहलुओं को लेकर विवाद है। जैसा किसी व्यक्ति को कितने संपत्ति रखने की इजाजत होनी चाहिए, क्या सही बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है, या माता पिता को इसका निर्णय लेने का अधिकार देना चाहिए। इस समूह को अपनी सुरक्षा के लिए कितना खर्च करना चाहिए, क्या उसकी जगह उसे बहुत सारे पार्क बनवाना चाहिए, क्या इस समूह को अपने ही कुछ सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करने देना चाहिए। विभिन्न लोग इसमें से प्रत्येक प्रश्न का अलग अलग उत्तर देंगे। हाँ वो तो देंगे। चलो, लेकिन इस समूह के लोग एक साथ रह सकते हैं यदि वे कुछ बुनियादी नियमों के बारे में सहमत हो जाए तो ये कह रहे हैं साथ जितने भी लोग हैं वो सब एक साथ रह सकते हैं, पर कैसे। अगर वो कुछ बुनियादी नियम को जाने तो जो हमारा संविधान का नियम कहता है वो हमें पता होना चाहिए, हम उसको मानेंगे तभी तो हम सब लोग एक साथ रह सकते हैं। अन्यथा हम एक साथ नहीं रह सकते। जब तक हमें नियम पता नहीं होगा हम कैसे रहेंगे एक साथ। आइए हम जानते हैं उसे यह मालूम नहीं होगा कि वो समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करेगा और किसका किस चीज पर अधिकार होगा। अगर उसे मालूम नहीं होगा तो उसे कैसे पता होगा कि मेरा
किस चीज़ पर अधिकार है, मुझे क्या अधिकार है, इस समाज में रह रहा हूँ तो मुझे कुछ अधिकार है। तो हमें भी तो पता होना चाहिए जो हमारा धर्म है, हमें क्या अधिकार है क्या अधिकार नहीं है, तो वो तो हमारा संविधान ही बताएगा ना। जो उस नियम को पालन करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगर वही नियम जो संविधान का नियम है, अगर वही नियम अगर हमने बताया तो कोई नहीं मानेगा, कोई सवाल ही नहीं उठता, कोई हमारी बात मान ले। अभी जाके हम समाज में सबको बोले कि तुम्हें कल से ये चीज़ करनी है, तो कोई नहीं करेगा। अगर वही हम किसी न्यायालय में जाके, अगर हम वही चीज़ें न्यायालय में जाके अगर उस चीज़ को मनवाने के लिए बोल देते हैं ना, तो हाँ, सभी जनता भगते हुए आएगी और उस चीज़ को मानेगी। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास है न्यायालय कभी गलत नहीं करेगा, और जो नियम लागू करेगा वो लोगों को मानना भी पड़ेगा, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हो। जब अगर वो उस नियम को मानने से इनकार करते हैं तो उनको सजा दी जाएगी। तो दूसरे टॉपिक पढ़ेंगे निर्णय निर्माण शक्ति की विशेषता है। संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांत का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। तो हमारे कहने का मतलब यह है, जो हमारा संविधान है या फिर किसी भी देश का संविधान है, वो राज्य का निर्माण और शासन शासन को दर्शाता है। लेकिन यह बुनियादी नियम क्या हो और ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें बुनियादी बना देती है, और हमारा संविधान जो है बुनियादी बना देती है और कुछ नहीं है। यानी हमारे भारत में एक संविधान ही है जो सबको सबको कि शासन करने के लिए बोलती है कि तुम यहाँ शासन करोगे, तुम्हारा अधिकार यहाँ है इस जिले पे या फिर इस राज्य में। आपने देखा होगा पूरे जिले के लिए नेता होता है, कलेक्टर होते हैं, एसडीएम होते हैं, डीएम होते हैं। तो ऐसे ऐसे सरकारी जो जो गवर्नर है उनको अधिकार दिया दिया जाता है कि तुम इस जिले में, और ये हमारा संविधान ही तय करता है कौन कहाँ कहाँ देखभाल करेगा और किस किस सरकारी गवर्नर के हिस्से में कौन सा जिला आता है। आपको क नियम बनाने की इच्छा है लेकिन दूसरे लोगों ख नियम बनाना चाहते हैं, फिर भी यह कैसे तय किया जाएगा कि किसका इच्छा वाले नियमों से हम प्रशासन हो। जिन नियमों के अंतर्गत आप सभी सभी उनके द्वारा सुझाए गए नियम सर्वश्रेष्ठ है, इस विवाद को कैसे सुलझाया जाए। अतः यह निर्णय करने से पहले हमारे समूह को किन नियमों से शासित होना है, हमें वास्तव में यह तय करना पड़ेगा कि उन नियमों को बनाएगा, उन नियमों को और कोई बनाएगा, संविधान बनाएगा उस नियमों को। क्योंकि लोगों को पता नहीं है हम पे कौन शासन करेगा। और जो धार्मिक की बात करूं, पहले तो संविधान से पहले तो धार्मिक जो थी उस तरह के लोग थे, और अब क्या है, अब नहीं ऐसा, क्योंकि संविधान ही तय करता है ना कि यहाँ पे कौन शासन चलेगा, क्या कौन कहाँ करेगा कौन कहाँ नहीं करेगा। अब कुछ लोग चाहते हैं कि क नियम हो, कुछ लोग चाहते हैं ख नियम हो। अब इन दोनों में से किसकी इच्छा पूरी हो जाए। अब ये तो नहीं है कि ये सबका सपोर्ट करेगा या ये सबका सपोर्ट करेगा, वो जिस धर्म के लोग को बनाएंगे वो तो उसी धर्म को करेगा ना। तो इसलिए संविधान ने क्या किया, एक ऐसे को खड़ा किया है जो पूरे देश को एक साथ रख सके, ना धर्म ना जाति कुछ ना देखे, और उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। संविधान इस प्रश्न का भी उत्तर देता है, वो समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है। संविधान यह तय करता है कि कानून कौन बनाएगा। मैंने बताया था ना, संविधान यह भी तय करेगा कि कानून कौन बनाएगा। कानून कौन बनाएगा हो गया।
इस प्रश्न का उत्तर संवैधानिक रूप से कई प्रकार से दिया जा सकता है। राजतंत्र में कानून का निर्माण राजा करता है, जबकि कुछ संविधान जैसे पुराने सोवियत संघ के संविधान में निर्णय करने का अधिकार केवल एक पार्टी को दिया गया था। लेकिन लोकतांत्रिक संविधान में निर्णय मोटे तौर पर जनता लेती है। लेकिन यह विषय इतना सरल नहीं है। यदि यह मान भी लिया जाए कि जनता निर्णय लेती है, तब भी इस प्रश्न का उत्तर रह जाता है कि जनता निर्णय कैसे लेती है। क्या कोई कानून बनाने के लिए सभी लोगों को सहमत होना चाहिए? प्राचीन यूनान की पद्धति के अनुसार क्या प्रत्येक मुद्दे पर सभी लोगों को वोट देना चाहिए, या लोगों को अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अपनी राय को व्यक्त करना चाहिए? लेकिन लोगों को अपने प्रतिनिधि के माध्यम से काम करना हो तो फिर उन प्रतिनिधि का चयन कैसे हो, और कुछ कितने प्रतिनिधि हो? तो मैं सबके बारे में बताऊंगा, तो आ जाओ। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि, यानी कह रहे भारतीय संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि कानून कौन बनाएगा, तो कानून संसद बनाएगा। और संसद को भी अधिकार देने वाला कोई कानून बनना चाहिए। तो संविधान ने इसका भी हल ढूंढ रखा है। संविधान उसको भी कानून बनाने का अधिकार, और उस अधिकार देने के लिए संविधान है। संविधान ही वो सर्वश्रेष्ठ सत्ता है जो कानून बनाने का अधिकार या फिर किसी भी चीज को बनाने का अधिकार संविधान देता है। और संविधान ही वो सत्ता है सर्वप्रथम जो सरकार बनाता है, और कुछ नहीं। संविधान से बड़ा और कुछ नहीं है। सॉरी गाइस, कुछ खांसी आ रही थी इसलिए मैं चला गया था। चलो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। मान लीजिए कि आपने यह तय कर लिया कि निर्णय कौन करेगा, किंतु जब उस सत्ता के कानून बनाए तब आपको लगा कि वे कानून पूर्ण अनुचित है। उदाहरण के लिए उसने आपको अपने धर्म का पालन करने से रोक दिया, या उसने यह निर्णय लिया कि किसी खास किस्म के रंगों वाले वस्त्र नहीं पहने जा सकते। आप कुछ विशेष गीत गाने का स्वतंत्र नहीं है, या किसी विशेष समूह, धर्म, जाति के लोगों को सदैव दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी, और उन्हें किसी प्रकार की संपत्ति रखने का अधिकार भी नहीं होगा। सरकार किसी को भी मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर सकती है, या किसी एक खास रंग वाले लोगों को ही कुएं से पानी भरने की इजाजत दी जाएगी। स्वाभाविक है कि आपको यह अनुचित और अन्यायपूर्ण लगेंगे, जबकि ये सभी कानून उस सरकार द्वारा बनाए गए हैं जो एक विशेष प्रक्रिया का पालन करके बनी थी। लेकिन सरकार द्वारा ऐसे कानूनों को बनाने के पीछे जरूर कोई अन्यायपूर्ण बात रही होगी। संविधान सरकार की शक्ति को कई तरह से सीमित करता है। सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे सरल तरीका यह है कि नागरिकों के रूप में हमारे मौलिक अधिकारों को स्पष्ट कर दिया जाए, और कोई भी सरकार कभी भी उसका उल्लंघन ना कर सके। यानी यह है कि संविधान को एक ऐसे कानून और ऐसे नियम बनाने पड़ेंगे कि सरकार को भी उस कानून का उल्लंघन ना करना पड़े, चाहे सरकार हो चाहे जनता हो, किसी को भी इस कानून का और नियम का उल्लंघन ना करना पड़े। अगर उस चीज का कोई उल्लंघन करते हैं तो उस चीज पर कार्रवाई होगी और उनको सजा दी जाएगी।
इन अधिकारों का वास्तविक स्वरूप और व्याख्याएं भिन्न भिन्न संविधानों में बदलती रहती है, लेकिन अधिकतर संविधानों में कुछ विशेष मौलिक अधिकार सदैव पाए जाते हैं। नागरिकों को मनमाने ढंग से बिना किसी कारण के गिरफ्तार करने के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त है। तो संविधान ने यह भी कर रखा है कि अगर किसी व्यक्ति को बिना जुर्म करे या किसी बिन तरीके बिन कारण के तुम गिरफ्तार करते हो तो उसकी भी सुरक्षा संविधान ने दे रखा है। यह सरकारी शक्तियों के ऊपर एक मूलभूत सीमा है। नागरिकों को कुछ मौलिक स्वतंत्रताओं का अधिकार है, जैसे भाषण की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की आवाज पर कायम करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। यानी ये कह रहा है कि जनता को मौलिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अब एग्जाम्पल में लेके बताऊं, आप कहीं भाषण देने जाते हो तो वहाँ भीड़ तो इकट्ठी होगी, तो उस वहाँ आप भाषण दे सकते हो उस स्टेज पे, या कहीं अपने नेताओं तो नेताओं आप भाषण देने जा रहे हो या किसी बड़े मंच पे भाषण देने जा रहे हो, वहाँ लोग हैं, तो ये आपको स्वतंत्रता है। एक अंतरात्मा की भी आवश्यकता होती है और संगठन बनाने की भी अधिकार है हमें। व्यवहार में इन अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में सीमित किया जा सकता है और संविधान उन परिस्थितियों का उल्लेख भी करता है जिनमें इन अधिकारों को वापस लिया जा सकता है। समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए। अधिकतर पुराने संविधानों द्वारा केवल निर्णय और निर्माण की शक्ति का वितरण और सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का काम किया जाता था, लेकिन 20वीं शताब्दी के अनेक संविधान, जिनमें भारतीय संविधान के एक अत्यंत सुंदर उदाहरण है, एक ऐसा सक्षम ढांचा भी प्रदान करता है जिससे सरकार द्वारा कुछ सकारात्मक कार्य कर सके और समाज की आकांक्षाओं और उसके लक्ष्यों को अभिव्यक्ति दे सके। भारतीय संविधान ने इस संबंध में कुछ नए प्रयोग किए। जिन समाजों में नाना प्रकार की असमानताएं की गहरी खाइयां हो, वहां केवल सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाना ही पर्याप्त नहीं, वरना वहां सरकार को समर्थन और शक्तिशाली भी बनना पड़ेगा, जिससे वो असमानता और गरीबी के भिन्नता के रूप में निपट सके। उदाहरण के लिए, भारत की आकांक्षा है कि हम ऐसा समाज बनाएं जिसमें जातिगत भेदभाव ना हो, और भारत में ऐसा संविधान है जिसमें जातिगत भेदभाव होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। ये चीज़ को लेके लोग कहीं ना कहीं से उस बात को खड़ा कर ही देते हैं जो जाति पे भेदभाव करते हैं, जिससे वो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक है। दक्षिण अफ्रीका नस्लीय भेदभाव के पुराने इतिहास का उदाहरण है। जो दक्षिण अफ्रीका है उसमें ना जो नस्लीय भेदभाव है वो बहुत पुराना है। दक्षिण अफ्रीका का वो उदाहरण है, वो उसका उदाहरण ले सकते हैं। है तो बहुत पुराना, लेकिन उदाहरण के लिए तो समझ सकते हैं। वैसा इंडिया में भी है, भेदभाव खत्म नहीं होती इनकी। उसके नए संविधान ने सरकार को इस योग्य बनाया है कि वो नस्लीय भेदभाव को मिटा सके। और वहाँ की सरकार ने क्या किया है, एक नए संविधान को बनाया है जो कि वहाँ जो नस्लीय भेदभाव थी उस नस्लीय भेदभाव को हटा सके। इसलिए कुछ उन्होंने नियम बनाए, संविधान को लागू किया ताकि इनके बीच का एक भेदभाव ना रहे। वास्तव में एक संविधान अपने समाज की आकांक्षाओं का निपटारा है। उदाहरण के लिए, भारत में संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक जरूरतें और शिक्षा सहित वो सब कुछ मिलना चाहिए जिसके आधार पर वो गरिमा और सामाजिक
आत्म सम्मान से भरा हुआ जीवन जी सके। भारतीय संविधान सरकार को वो समर्थ प्रदान करता है जिससे वो कुछ सकारात्मक लोक कल्याणकारी कदम उठा सके और जिन्हें कानून की मदद से लागू भी किया जा सके। जैसे जैसे हम भारतीय संविधान को पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि समर्थन प्रदान करने वाले प्रावधानों को हमारे संविधान की प्रस्तावना का समर्थन प्राप्त है और वे संविधान के मौलिक अधिकारों वाले भाग में पाए जाते हैं। तो अभी हमने 4 पॉइंट पढ़ लिए अपने। सात पॉइंट नहीं भी और भी है। राष्ट्र की बुनियादी पहचान। अब राष्ट्र की बुनियादी पहचान क्या है?